हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो डिराइव हुई है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर आगे 17th और 18th सेंचुरी पे इसमें काफ़ी ज़्यादा एडिशंस हुए, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है और अपडेट की गई, जिसमें एल्फ्रेड मार्शल और पिगू और सैमुअलसन इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से आज हमारे पास में ये एज अ सब्जेक्ट है। इसके साथ ही जो हमारा मैक्रोइकॉनॉमिक्स है, इसके दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं, एक हमारा माइक्रो है, एक हमारा मैक्रो है। बेसिकली जो माइक्रो होता है वो किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी पर्सन को एज एन इंडिविजुअल स्टडी करता है, वेराज जो मैक्रो होता है एज अ होल एग्रीगेट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो हम लोग ने देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आई है। ये जो ओइकोनोमिया है ये हम लोग क्लास 11 के बेसिस में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये जो ओइकोनोमिया है ये ग्रीक ओरिजिन से, जो कि अराउंड 1700s में आया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोगों ने और भी बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे कि एक बुक लिखी गई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इट्स वेल्थ, ऐसे करके, जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। उसका कोर कॉन्सेप्ट हमारे इस ईयर के सिलेबस में नहीं है। हमको बस इतना देखना है कि इकोनॉमिक्स के दो डोमेन है, दो पार्ट्स हैं। एक है माइक्रो जो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाते हैं, और एक मैक्रो जो एज अ होल एग्रीगेट इकोनॉमी में पढ़ाते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में ये जो वर्ड माइक्रो दिख रहा है आपको, ये आया है ग्रीक वर्ड मिक्रो से, जिसका मीनिंग होता है, ये मिक्रो वर्ड जो है, ये मिक्रो वर्ड आया है MIKRO वर्ड से, और ये जो मिक्रो है इसका मतलब होता है स्मॉल। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन लिखने को आती है तो आप लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इको के बिहेवियर को, मतलब यहाँ पूरा लिखेंगे इकोनॉमिक बिहेवियर को। मैं फ्लोचार्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अपने पास नोट्स में भी ऐसे ही लिख लीजिए, आपको लर्न करने में इजी रहेगा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर को दो लोगों के। एक है हमारा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, और दूसरा है हमारा इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल।
इतना नोट करते ही मुझे मैसेज करिए। हमारे पास टॉपिक आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इसी के अंदर है। देखते हैं क्लास। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न क्या है, क्यों रखा गया है ये पार्ट। तो इसका कंसर्न ये है, ये हमको ये बताता है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे डिस्पोज करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, वो किस लिए होगा, so as to maximize utility। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि यूटिलिटी क्या होता है, व्हाट इज यूटिलिटी। यूजफुलनेस यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग है, ये इसका इकोनॉमिक्स में रियल मीनिंग नहीं है। कोई और ट्राई करेगा। 11th में पढ़ा रखा हम लोगों ने, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में यूटिलिटी और नीड ही डिस्कस की गई थी। सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर गेट्स, सामान, सामान तो बेटा थिंग या कमोडिटी होगा ना, यूटिलिटी कैसे होगा। बहुत बढ़िया है, ये आंसर किसने दिया है, बुक से देखा है बेटा। नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये इसी वर्ड के आगे आप लोग अपने नोट्स में लिखिए। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। शैवी बेटा, जो आपने आंसर दिया था सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर गेट्स, ऑलमोस्ट ठीक था।
बट वो अप टू मार्क नहीं था। आप सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे थे। यूटिलिटी का मतलब होता है कमोडिटी की वो एबिलिटी कि वो आपको सेटिस्फाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड है, एक पुअर पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा हंगर लग रही है, तो उसके लिए ब्रेड उसको सेटिस्फाई करने के लिए एप्ट है। बट करंटली अभी मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे ब्रेड की कोई नीड नहीं है, तो मेरे लिए यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उस पुअर पर्सन की यूटिलिटी है ब्रेड की। सिमिलरली, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज छोटे छोटे होते हैं, तो बॉयज कार टाइप के टॉय से खेलते हैं, वो मॉन्स्टर ट्रक जैसा हो गया तोड़ फोड़ करने वाला। वहीं पे एक जनरल अजम्पशन है कि जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़े डेलिकेट टॉय से खेलती, जैसे कि डॉल वगैरह हो गया, क्ले वगैरह हो गई। तो अगर मैं ऐसे रिलेट करूं, बॉयज के पास बारबी डॉल की यूटिलिटी नहीं है, सिमिलरली गर्ल के पास कंस्ट्रक्शन वाले टॉयज या ऐसे ट्रक ट्रक वाले टॉयज की यूटिलिटी नहीं है उतनी। तो यूटिलिटी मतलब क्या है? यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है। यूटिलिटी मतलब है कि कमोडिटी के अंदर क्या सेटिस्फाई करने की पावर है, दैट इज यूटिलिटी। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको आंसर अपना ऐसे फ्रेम करना है। द प्रीफिक्स माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल। उसके बाद फिर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, आप वो लिखेंगे। कैसे फ्रेम करके लिखना है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। इसके बाद में आप पैराग्राफ में ये भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग होल इकोनॉमी वी पिक अ स्मॉल यूनिट। ये मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा, ये भी आप लिख के आइएगा। Instead of studying the whole economy, we pick up a small unit. स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी लिख लीजिए आप। इस सेंटेंस से हमने ये बताया कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट कैसे, क्योंकि हम लोग होल इकोनॉमी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी एक स्मॉल यूनिट को स्टडी करते हैं। तो आप पहले मेंशन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज द प्रीफिक्स माइक्रो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस मीनिंग स्मॉल। फिर आप डिफिनेशन लिखेंगे, माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। उसके बाद में फिर आप पैरा चेंज करके, अगर आपको लेंथ इंक्रीज करनी है तो फिर आप लिखेंगे इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द होल इकोनॉमी वी पिक अप अ स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद पूछा जाए या ना पूछा जाए, अपने आप से आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हेडिंग डाल के लिख के आएंगे। आप उसमें बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसका कंसर्न है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे यूज करता है ताकि वो मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सके, मतलब वो सामान ज्यादा ज्यादा ला सके जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब इसके आगे आपको अपनी बुक के माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने चैप्टर याद आए आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट इज मतलब यहाँ सब्जेक्ट मैटर बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दो ही लिख रहा हूँ, थ्योरी ऑफ डिमांड और दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन।
अब इसके बाद में आप एक प्यारा सा छोटू सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके डिस्पोजल पे है कि आप बनाना चाह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले वाले बॉक्स में आप लिखेंगे प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको 3 चीजें बताती है कि प्रोडक्ट मार्केट और प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा रखना है। दूसरा फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग। और लास्ट में वेलफेयर इकोनॉमिक्स। आई होप 11 का थोड़ा बहुत याद होगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था 4 तरह की डिफिनीशन थी। तो उसमें एक डिफिनीशन जो है वेलफेयर ओरिएंटेड भी थी, वेल्थ ओरिएंटेड, एज अ साइंस, एज अ वेलफेयर। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बस बॉक्स बनाना है, उसके अंदर कुछ कवरेज हमें नहीं करनी है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको आज रात में नींद नहीं आएगी कि आपने सर फैक्टर मार्केट और फैक्टर प्राइसिंग लिख दिया है? ये तो आपने नेशनल इनकम में पढ़ाया था, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में था, आपने माइक्रो में क्यों लिखा है? किसी बच्चे को भी इससे दिक्कत है क्या कि मैंने माइक्रो में यहाँ पे फैक्टर मार्केट और फैक्टर प्राइसिंग क्यों लिखा है? कि सब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा डिमांड और प्रोडक्शन, तो डिमांड तो नहीं, बट प्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए 4 फैक्टर्स: कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर और लैंड। तो इन चारों फैक्टर्स को यहाँ पे फैक्टर मार्केट कहा गया है। और मैंने बताया था इन चारों फैक्टर के लिए हमको प्रॉफिट, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, ये 4 चीजें पे करनी पड़ती हैं, वो यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग है। अच्छा, अब प्रोडक्ट मार्केट और प्रोडक्ट प्राइसिंग में आप कवर कर सकते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरा है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद में फिर आपका आएगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और फिर लास्ट में आएगा आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग।
थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। आई होप अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग पे। तो इसमें आपको वही 4 चीजें लिखनी है। आपको लिखना है डिटर्मिनेशन ऑफ, मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए जिसमें लेबर को हम क्या देंगे, वेजेस देंगे, इसके अलावा हम लोग कैपिटल के बदले क्या देंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। हम लोग लैंड के बदले क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे। ये 4 फैक्टर पेमेंट्स होती थी हमारी। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएंगे, उसका ओरिजिन बताएंगे, उसकी डिफिनेशन बताएंगे, कैसे अलग है मैक्रो से वो बताएंगे, सब्जेक्ट मैटर बताएंगे, उसका कंसर्न बताएंगे, एग्जाम्पल कोड करेंगे और फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे। इतना आपको लिखना है। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका अराउंड 1 से 1.5 पेज का, अगर आपका पोर्ट्रेट बोर्ड एग्जाम लेता है और अगर आपकी लैंडस्केप कॉपी होती है तो उसमें अराउंड 2 से 2.5 पेजेस तक कवर करेगा। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मैक्रो में भी सेम ही रहेगा। जैसे उन्होंने माइक्रो की स्टार्टिंग कैसे करी थी कि वो ग्रीक वर्ड मिक्रो से आया है, तो मैं उसमें बताऊंगा कि मैक्रो वर्ड में जो प्रीफिक्स लगा है, माइक्रो नहीं लगा है, इसमें प्रीफिक्स मैक्रो लगा है। तो जो मैक्रो प्रीफिक्स लगा है ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम लोग लिखते हैं मक्रोज। और ये जो वर्ड है इसका मतलब है लार्ज। मिक्रो का मतलब स्मॉल था और मक्रोज का मतलब लार्ज है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको इसमें बताना है, जैसे माइक्रो में बताया था कि वो किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक बिहेवियर, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल की। आप क्लास में अटेंटिव होकर सुनेंगे तो आपको काफी चीजें याद होने लगेंगी। मैं एक ही टॉपिक 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट लाइन। सेकंड में आप लिखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी प्रॉपर डिफाइन क्या है।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफाइन आप लिखेंगे मैं इंक चेंज कर ले रहा। Macroeconomics deals with the functioning of macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. जो ये डिफिनीशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जो इससे ऊपर डिफिनीशन थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। इसको थोड़ा आप अलग से हाईलाइट करके एग्जाम में मेंशन करिएगा। आपने नोट्स में इको इंड ये मत लिखना, वरना कल या परसों में आप भूल जाएंगे इनका फुल फॉर्म क्या था। तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले एक्सप्लेन करा कि इसका जो प्रीफिक्स मैक्रो है वो मैक्रोज वर्ड ग्रीक से आया है जिसका मतलब होता है लार्ज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हम इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं। फिर आप एक प्यारी सी अलग से डेफिनेशन दे देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमको सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताना है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो में आपने लिखा था कि उसका कंसर्न क्या है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ आप नहीं लिख पाएंगे, आप सिंपल से उसमें इतना ही लिखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी identified by the broad areas of macroeconomics theories. सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स रीडिंग डालिएगा और फिर लिखिएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ब्रॉड एरियाज ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक थ्योरीज। अब इसके आप आगे फिर हेडिंग लिख सकते हैं, यस पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही आप 9 लिख दीजिए कि द मेन एरिया ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स आर इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग चार्ट, और जैसे ऊपर चार्ट बनाया था माइक्रोइकोनॉमिक्स का समवॉट वैसा ही चार्ट बनाएंगे हम।
मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वाली थ्योरी लास्ट थी। तो अल्टीमेटली एक पेज में है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि फिर से आपका 1.5 से 2 पेज का जाएगा। जिनका लैंडस्केप नोटबुक होगा वो इस डायग्राम को ऐसा ही बनाए सेम। ठीक है, आपका लैंडस्केप का 75% पेज कवर होगा इसमें। ठीक है, बड़ा बनाना, छोटू छोटू सा नहीं। और आप लोग इस थ्योरी में एक काम कर सकते हैं कि इसका डायग्राम आप पूरा एक पेज में ड्रॉ कर सकते हैं जिनका लैंडस्केप है। ठीक है, इसी तरह से। और जिनकी पोर्ट्रेट कॉपी होगी उनके पेजेस लेंथ वाइज अपने कवर होंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक पढ़े अभी, माइक्रो और मैक्रो। आई होप आपने नोट भी इसका कर लिया होगा। इसके बाद में फिर कुछ बेसिक टॉपिक आते हैं कि माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस क्या है। वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर करूंगा, सिर्फ रीडेबल नेचर के हैं, आप उनको रीड करिएगा, वो नॉर्मली आपको समझ में आएंगे। किसी पॉइंट पे डाउट होता है तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास, इसी के आगे, वो है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में सबसे पहले मैं आपको बेसिक बेसिक ऊपर से बता दे रहा कि किसी भी कंट्री में कुछ बेसिक इश्यूज होते हैं। बेटा हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, बुक से आप लोग मत रेफर करिएगा। अभी जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ बस आपको उतने टॉपिक ही कवर करने हैं, वो सफिशिएंट है। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझनी है। फर्स्ट चैप्टर का नेम सबकी बुक में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हम लोग पास में अभी 3 बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनको मैं केटर कर रहा हूँ, सबकी बुक में अलग अलग नेम होगा, कंटेंट वाइज सबका सेम है।
ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमारे पास 4 प्रॉब्लम है मेन। ठीक है, सबसे पहले दिक्कत होती है लोगों की कि क्या सामान बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी सबसे पहले इशू होगी कि बिजनेस करें किस चीज का, क्या बनाएं। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आप क्या बनाने वाले हैं, नेक्स्ट कंसर्न आपका राइज होगा कि बनाएंगे कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस। इसी के साथ क्वेश्चन आएगा फॉर whom टू प्रोड्यूस। सिचुएशन बाय सिचुएशन ये क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि जो किंडर जॉय बनाने वाली कंपनी है, उसने सबसे पहले सोचा होगा एक काम करते हैं कि बच्चों के लिए कोई सामान बनाते हैं। मैंने जब डिमांड चार्टर आपके साथ डिस्कस करा तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप इकोनॉमिक ग्राफ्स देखेंगे, कभी आप ऐसे डेटा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान में बच्चों के टॉडलर्स के जो सामान है वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं। वहां पे गेरियाट्रिक थिंग्स ज्यादा होती हैं, मतलब ओल्ड एज के पीपल की। और वहीं पे कंपैरेटिवली इंडिया में, जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है हमारी कंट्री पॉपुलेशन के कंसिडरेशन में, यहाँ पे जो यूथ है, एडोलसेंट पीपल हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी इकोनॉमी में जॉनसन्स बेबी और किंडर जॉय, बच्चों वाला सामान ज्यादा सेल होता है। तो किंडर जॉय कंपनी ने सोचा होगा कि हमारे पास बहुत सारे लोग कैटर करने के लिए, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं। साइंस में 4 तरह से लोगों को सेग्रीगेट किया जाता है, इन्फेंट से एडोलसेंस तक, इसके अलावा एडल्ट होते हैं, फिर मतलब और मोर एडल्ट होते हैं, लेटर एडल्टहुड वाले लोग। उससे पहले एक अर्ली एडल्टहुड भी आता है। मैं अगर आपको हल्का सा एग्जांपल दूं तो 0 से 20 की एज ये एडोलसेंस और इन्फेंट के अंदर आएगी। फिर 20 से 40 तक आप एडल्टहुड मान लीजिए। 40 से फिर 60 तक लेटर एडल्टहुड, और फिर सीनियर क्लास जो होती है वो 60 से 80 आएगी। तो 4 एज के ग्रुप है हमारे पास। पहले आप डिसाइड करिए कि आप किसके लिए सामान बनाएंगे। फिर उस ग्रुप में भी आप डिसाइड करिए क्या आप बॉयज के लिए बनाएंगे कि उस ग्रुप के गर्ल्स के लिए बनाएंगे कि दोनों के लिए बनाएंगे। तो ये होता है हमारा मेजर प्रॉब्लम कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, फिर क्या बनाना है और कैसे बनाना है। इन तीनों चीजों को करने के लिए हमको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा है फोर्थ प्रॉब्लम, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड। इसका मतलब कि ये करते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है। व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड। तो ये हमारी बेसिक 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। ठीक है, कुछ ऐसी है जो एकदम प्रॉपर प्राइवेट है, जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। वहीं पे कुछ ऐसी भी हैं जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पीक पे है। आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा। तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसी इकोनॉमीज हैं जहां पे दोनों सेक्टर
साथ में काम करते हैं, यानी वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड वन। तो हमारा अब ये जो टॉपिक है इसमें अब यही चीजें आएंगी। हम 3 तरह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक जो पूरा प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है, एक जो पूरा गवर्नमेंट सेक्टर ऑपरेट करता है, और एक जहां पे दोनों लोग मिलजुल करके ऑपरेट करते हैं। हाँ, वो डिक्टेटर नहीं है वहां का, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर पे चल सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दिया था। ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो है ये एक प्रॉपर चैप्टर होता है। क्या आपने इतना नोट कर लिया है? एक ही 2 बच्चे नोट कर रहे हैं क्या? ओके गुड। श्रेया, ईशान, अनुश्री। अच्छा, अनुश्री का आ गया। श्रेया बेटा, ईशान बेटा, जल्दी से कंफर्मेशन दे आप लोग। एक बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आया है सिर्फ। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आई होप शी इज नोटेड। रिकॉर्डिंग आई नीड टू चेक। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब मैं जल्दी चलता हूँ चैप्टर पे। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। देखिए, एज मेंशन्ड इन द लास्ट यूनिट, मतलब जो हम इससे पीछे वाला चैप्टर देखा माइक्रो मैक्रो वाला इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आगे जितनी भी कंट्रीज है दुनिया में, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबको किस चीज की दिक्कत है? स्कार्सिटी की। क्या होता है स्कार्सिटी, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, कमी। ठीक है, स्कार्सिटी मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज, कि दुनिया में हर चीज एक लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ के, जैसे कि सलाइन वाटर और एयर। तो स्कार्सिटी मतलब कमी होता है। तो ये चैप्टर आपसे कह रहा है दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास सारी चीजें अनलिमिटेड हैं। हर कंट्री के पास जो भी रिसोर्स है वो स्कार्स है। उनका जो भी रिसोर्स है वो नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्स हो, जैसे कुछ कंट्रीज में नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है, लाइक गल्फ कंट्रीज जो हैं, बहराइन, कतर, कुवैत, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ कंट्रीज हैं यूएई की जहां पर क्रूड ऑयल आता है, जिससे हमको पेट्रोल, पेट्रोलियम जेली, डीजल, वैसलीन ये सब मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरली अर्थ से गोल्ड निकल के आता है, डायमंड्स आते हैं, कोल आते हैं। तो ये नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्स है। मैन मेड कैपिटल गुड,
कैपिटल गुड में आपके मशीन्स वगैरह आएंगी। कंज्यूमर गुड्स, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब कंज्यूमर गुड हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, चेयर, बॉटल, टेबल, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, कोल कैन बी यूज एज अ फ्यूल ऑफ प्रोडक्शन, इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कैन प्रोडक्शन में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, कुछ घरों में भी यूज होता है, और भी उसके यूजेस हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसको भी हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब जैसे पैसा, पैसा आपके पास लिमिटेड है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं, आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। इफ द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, पीपल वुड बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर वांट्स। अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं, आपके घर में अनलिमिटेड मनी है, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब क्योंकि ये हाइपोथिकेशन है, मतलब इमेजिनरी है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर कंट्री में आती है। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, भले वो कैपिटलिस्ट हो, भले वो सोशलिस्ट हो या फिर मिक्स्ड हो, उनको इन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। सर आपने तो ये नाम नहीं बताए थे, काइंड ऑफ बताए थे। इसमें जिसको मैंने प्राइवेट बोला है बेटा, ऐसे लोगों को इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे किम जोंग। जो गवर्नमेंट होती है, ऐसी कंट्री को हम सोशलिस्ट कहते हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर पे ज्यादा मोटिव अपना रखती है। उनका ऑब्जेक्ट जो है सोशल वेलफेयर होता है, और बीस का नेम एज इट इज रहेगा। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है किनको? जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम है, उन सारे इकोनॉमिक सिस्टम को स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स से डील करना पड़ता है, और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 4 तरह की है, जैसे मैंने अभी बताया था, what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for economic growth। यहाँ पे if any इसलिए लिखा है, सभी को प्रोविजन नहीं बनाने पड़ते, जिसको नीड होगा वो बनाएगा। क्या इस पेज में इतने में कोई दिक्कत है किसी को? ओके, तो मैंने आपके साथ ये डायग्राम भी डिस्कस करा। अगर आप इस डायग्राम को अपने एग्जाम में बना के आएंगे, अगर सीटेड क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आप पहली प्रॉब्लम के बारे में लिखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। कह रहा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, चीजें कम है हमारे पास में, तो सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी गुड्स और कितने सर्विसेज बनाने चाहिए, कितने यूनिट्स बनाने चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे। एंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि उस कंट्री में गन ज्यादा बनानी है कि बटर ज्यादा बनाना है, और वेदर मोर कैपिटल गुड्स, मशीनरी, प्लांट, ऐसी चीजें बनानी है, या फिर कंज्यूमर गुड बनाना है, सेलफोन जैसी चीजें। जैसे कि आपने चाइना का नाम सुना होगा, चाइना हब है, वहां पे काफी चीजें बनती हैं, वो काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स बनाती है। इसी तरह कुछ कंट्रीज सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं। ये जो 2 वर्ड है, ये नेशनल इनकम हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। नॉट ओनली द सोसाइटी हैज टू डिसाइड अबाउट द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, उसको ये भी डिसाइड करना है कितना बनाए। ठीक है, आपके घर में एक छोटा सा इवेंट होता है, तो उसमें पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन सी डिशेस रखनी है और कितनी क्वांटिटी बनाए कि रिलेटिव्स आने पे कम भी ना पड़े और बहुत ज्यादा डिटोरिएट भी ना हो। सिमिलरली जब आपके घर में ऐसा होता है, तो एक पूरी कंट्री, एक पूरी इकोनॉमी इन बातों का ध्यान जरूर रखेगी कि क्या बनाना है,
कितनी क्वांटिटी में बनाना है। इन अ नटशेल, एक सोसाइटी को डिसाइड करना है कि कितना वीट, कितना एग्रीकल्चर, कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितनी मशीन, ये सब कितने होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप लॉस एंजलिस जाते हैं, या आप एम्स्टर्डम जाते हैं, या फिर आप न्यूयॉर्क शायर आते हैं, या एक एडिनबरा की जगह, तो अगर आप ऐसे यूएस और यूके कंट्री में जाते हैं तो वहां पे जो स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते हैं। इसका मतलब वहां प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहां पे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहां की गवर्नमेंट ये कंपलसरी मेंटेन करती है कि आपको उनके बताए हुए स्कूल में ही बच्चे को एडमिशन दिलवाना पड़ेगा। मतलब वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा वेल्दी हैं वो अंबानी जैसे स्कूल में भेज रहे हैं, और जो पेरेंट्स थोड़े से पुअर हैं वो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। इसका मतलब कि उन्होंने स्ट्रक्चर अपना डिजाइन कर रखा है कि वहां पे कितने स्कूल्स का रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्कूल्स रहेंगे। अगर ऐसी इकॉनमी इंडिया में आएगी तो आप मान के चलिए कि कानपुर में से 5 से 6 स्कूल्स रहेंगे, और जैसे कि किदवई नगर, साकेत नगर और केशव नगर के जितने भी बच्चे होंगे वो सिर्फ एक ही स्कूल में जाएंगे जो उस एरिया में लोकेटेड होगा। तो ऐसे ही कहीं कहीं पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितने हॉस्पिटल बनने की जगह, कितने स्कूल, कितनी मशीन, और ऐसे कुछ कंज्यूमर्स के गुड बनेंगे। वो गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस होती है लेकिन वो नॉमिनल होती है, और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स की जो फैसिलिटीज होती हैं वो यहाँ के प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। इंडिया के सारे गवर्नमेंट सेक्टर खराब नहीं है, कुछ थोड़े से वर्स हैं, कुछ अच्छी तरह से भी वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इशू आता है हाउ टू प्रोड्यूस। नॉमिनल मतलब अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। जैसे अभी मैं करंटली बात करूं, आईसीएसई स्कूल एक अपने किदवई नगर के एरिया में है जिसका नाम है वीरेंद्र स्वरूप। वहां पे क्लास 9 के बच्चे की फीस 92,000 है इस ईयर की, विच इज टू मच। इतनी फीस में मेरे स्कूल में मैं 3 क्लासेस कवर कर लेता। तो यहाँ पे जो क्लासेस का बोर्ड का सिस्टम है वो फिक्स नहीं है। क्लास 9 के आईसीएसई स्कूल के बच्चे अगर डिफरेंट स्कूल्स में हैं, तो उनकी फीस भी डिफरेंट है। यूपी किराना के क्लास 9 के स्कूल के बच्चे की फीस अलग है, मर्सी की अलग है, मदर टेरेसा की अलग है, लेकिन वहां पे यूनिकनेस है, मतलब सभी की फीस सेम रहती है। अच्छा, हमारा सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे बनाएंगे। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक सामान को बनाने के बहुत तरीके होते हैं। हैंडलूम्स, पहले के टाइम पे लकड़ी के हाथ वाली मशीनें होती थी, उससे बनते थे कपड़े। पावर लूम्स, जिसमें समवॉट मशीन है और आपको कोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, या फिर ऑटोमेटिक लूम्स। इसका एग्जांपल मैं दूसरा ले लूं तो डिजाइन करने के कपड़े में 2-3 तरीके हैं। या तो आप लोग मतलब, या तो जैसे कि कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं, तो या तो वो पूरा हाथ से सुई धागे से करें, या तो वो स्विंग मशीन यूज करें, या फिर आज के टाइम पे ऑटोमेटेड लाइट वेटेड मशीन आती है उसका यूज करें। A society has to decide a society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive technique और capital intensive technique। ये जो 2 वर्ड आए यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्लास 7th में। लेबर इंटेंसिव मतलब होता है कि लेबर ज्यादा होगा और मशीनें कम लगी होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में सिर्फ 2 कंप्यूटर हैं कंप्यूटर लैब में, और 100 स्टूडेंट्स हैं इन क्लास में, तो यहाँ पे लोग ज्यादा हैं लेकिन जो डिवाइस चाहिए वो कम है। वहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जहां पे लेबर कम होती है मशीनें ज्यादा होती हैं।
इसके बाद में फिर लाइकवाइज फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इट हैज टू डिसाइड कि वो लेबर इंटेंसिव यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव। जैसे कि जब आप बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हैं तो आप 10-10, 20-20 लाख की मशीनरी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप बहुत ज्यादा कैपिटल यानी बहुत ज्यादा मशीन नहीं लगा सकते। तो ऐसे में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो लेबर इंटेंसिव होता है। मशीन्स, प्लांट, हैवी फर्नीचर, फिक्सचर कम लगाता है, लोग ज्यादा रखता है। जैसे जैसे उसकी कैपिटल एक्यूमुलेट होने लगती है तो वो टाइम के साथ में लोगों को नौकरी से निकालने लगता है और बड़ी बड़ी मशीनें और एसेट्स को अक्वायर करने लगता है। ऑब्वियसली द चॉइस would depend on the availability of different factors of production and their relative prices। प्राइसेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं। आप ज्यादा लेबर रखना चाह रहे हैं या आप ज्यादा कैपिटल रखना चाह रहे हैं। इसके बाद में to decide whether to use labor intensive techniques or capital intensive techniques, the choice would depend on the availability of different factors of production। It is in the society's interest to use those techniques of production that make the best use of available resources। इसका लाइन का मतलब क्या है कि ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करेंगे। सोसाइटी यानी हम लोग, हम पीपल। तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें उन रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अ सोसाइटी हैज टू टेक इज फॉर होम, किसके लिए बनाना है। अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल द पीपल। हम, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मान लो मैं कानपुर में बिजनेस करता हूं। कानपुर की पॉपुलेशन लेट्स अज्यूम 28 लाख है। तो मैं कानपुर में रह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे 28 लाख पीपल को जो जो सामान चाहिए वो मैं उनको दे दूंगा और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसका मतलब यही कह रहा है कि सोसाइटी हर एक इंडिविजुअल की वांट को नहीं सेटिस्फाई कर सकता। इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए कितना हम बना सकते हैं। हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कॉमर्स में जाना पड़ेगा, मतलब बीएसटी में। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टॉपिक पढ़ेंगे आप, आपकी क्लास 12 के करिकुलम में है, जिसमें 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो ये भी उसी के अंदर आएगा, मतलब ये फॉर होम टू प्रोड्यूस वाले क्वेरी के अंदर ही फॉल करता है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इन अदर वर्ड्स इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कह रहा है अगर देश एक केक बना रहा है तो उसमें किसको कितने पीस मिलेंगे, कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, किनको बड़ा पीस मिलेगा, किनको छोटा पीस मिलेगा, ये सोसाइटी को ही डिसाइड करना पड़ता है। डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो राशन प्रोवाइड करती है। जो बीपीएल होते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो आते हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, उनको सस्ते दाम में खाने पीने का सामान मिलता है। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। अगर अच्छी सोसाइटी के लोग वहां पे जाएंगे तो उनको सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने शेयर डिसाइड कर रखा है कि ये पुअर पीपल के लिए है या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, अल्ट्रा रिच और रिच सेक्शन के लिए नहीं है। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, किन किन बातों का ध्यान रखना है। A society would not like to use all its resources for current consumption। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर लिख के आइएगा अगर इससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा आता है। कह रहा है एक सोसाइटी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर लें। हम जनरली अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं। जब मैं क्लास 9th में था तो मुझे एक पोएम पढ़ाई गई थी जिसका नाम था द हार्ट ऑफ द ट्री। तो उसमें बताया गया था कि जो भी जनरेशन होती है वो आज एक ट्री प्लांट करती है, क्योंकि आज से 25-30 साल बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको अच्छी हवा मिल सके। तो हम लोग मोस्टली चीजें सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं,
अपने आने वाली जनरेशन के लिए करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो कुछ मनी सेव कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं सेव कर रहे कि 80-90 की एज की होने के बाद में फिर वो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपके लिए पैसों को डिपॉजिट कर रहे हैं। ऐसे ही ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो जो सोसाइटी है वो सारे स्कार्स रिसोर्सेज को आज ही कंज्यूम नहीं करेगी। दिस इज बिकॉज इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ करंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर। यानी हमने फ्यूचर भी कुछ रखा ही नहीं। हर इंसान कुछ ना कुछ सेविंग करता है। आप सोचो कि डेली कोई पर्सन कमाता है और पूरे पैसे खर्च कर देता है, तो ऐसे में आगे दिक्कत आएगी। जिस दिन वो बीमार पड़ेगा या कभी कोई अर्जेंसी हो गई या किसी को पैसे देने पड़ गए, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? दूसरे से बोरो करना पड़ेगा, विच इज अ शेमफुल एक्ट। ठीक है, आपको दूसरे से पैसे मांगने में शर्म आएगी, नहीं आ रही तो आनी चाहिए। सो इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ करंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, तो सोसाइटी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेगी और ऐसे लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनका डाउनफॉल रहेगा हमेशा। दिस इंप्लाइज दैट income or standard of living of the people would remain stagnant. New keyword, stagnant. stagnant मतलब क्या होता है? रुका हुआ रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आपने ग्राफ देखे हैं ना, जो ग्राफ बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब नो चेंज। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ये स्टैग्नेंट हो जाएगी ग्रोथ उनकी। नेक्स्ट, हमको इकोनॉमिक सिस्टम देखने तो तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट क्या होता है? ये वो ग्लोबल इकोनॉमी है जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है। ठीक है, capitalist economy, predominantly economic system in the modern global economy, is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals or profit. ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा रन होता है और प्रॉफिट मोटिव होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम लोगों ने चार्टर पढ़ा था मनी इन बैंकिंग, उसमें देखा था सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस। सेंट्रल बैंक कहती थी सोशल वेलफेयर और कमर्शियल बैंक कहती थी प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाएंगे बाय द वे ऑफ स्प्रेड। आई होप आपको स्प्रेड याद होगा, डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ लेंडिंग एंड रेट ऑफ डिपॉजिट। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं और जिनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज अ ड्राइविंग फोर्स। ये आपको याद रखना है कि कैपिटलिस्ट कंट्री में अगर कोई भागा दौड़ी कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव है। इसके बाद में डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि कंज्यूमर्स और बिजनेस कैसे हैं उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। ऐसे में गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, प्लीज कोट एग्जांपल्स। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है अच्छा वाला। However, many of these are not pure form of capitalism. हम लोग पढ़ तो रहे हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, लेकिन 100% कैपिटलिस्ट नहीं है। कह रहा दुनिया में आज के टाइम पे कंट्री 100% प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 196 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जिसमें 194 यूएन रजिस्टर्ड है, मतलब यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। ये 194 कंट्रीज मोस्टली इंडिपेंडेंट है, ये डेमोक्रेटिक है, इनकी खुद की गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट देखती थोड़ी होगी बैठ के, कुछ तो लॉस बना रखे होंगे, कुछ तो पेनल्टी और फाइन इम्पोज कर रखी होगी, थोड़ा बहुत तो रेगुलेट करती होगी। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि आज के टाइम पे कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म फॉलो नहीं करता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 97% तक करता है, मतलब 90 से 97% तक करता है। नेक्स्ट, इसके कुछ फीचर्स हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है?
Right to property means that productive factors such as land, factories, machinery, mines, etc. can be under private ownership. कह रहा है जमीनें गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी, ओनर्स ने खरीद रखी होंगी, फैक्ट्री के मालिक वो भी ओनर होंगे, मशीनें, माइंस सब उन्होंने खरीद रखा होगा. द ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर. उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, जैसे मन होगा वैसे कंट्रोल करेंगे. यानी उनको प्रॉफिट कमाने के लिए अगर एडल्टरेशन करना पड़ा, ज्यादा केमिकल मिलाना पड़ा तो वो मिला देंगे. अगर उनको पोल्यूशन फैलाना पड़ा तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है. तो जो ओनर्स होते हैं वो किसी भी मैनर में यूज कर सकते हैं. आप इसको एज अ डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं. द गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रिस्ट्रिक्शन. गवर्नमेंट इसीलिए बहुत थोड़ा सा ही रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए. द नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. एंटरप्राइजेस फ्री हैं, आजाद हैं. हर इंडिविजुअल ओनर वहां का, चाहे वो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या रिसोर्स ओनर हो, वो फ्री है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बनने के लिए. कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी सामान बना सकता है, कोई भी सर्विसेज ला सकता है. आजादी हमारे यहाँ भी है. आपने क्लास 11th में एलपीजी पढ़ा था, उसमें लिबरलाइजेशन पढ़ा था, लेकिन पूरा लिबरलाइजेशन नहीं है. क्या किसी को याद है कितने सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने आज भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है? कुछ सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सब फ्री कर दिए थे. कितने फ्री नहीं करे थे, कौन बताएगा? 2 सेक्टर्स. मेरे ख्याल से मुझे 5 याद आ रहे हैं. आर्म्स एंड एम्यूनिटीज, एल्कोहलिक ड्रग्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे करके आई गेस 5 थे. मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है. 5 से 2 ऐसे कुछ थे. आर्म्स एंड एम्यूनिटीज था, न्यूक्लियर बॉम्ब था, और ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह था. ऐसे ही करके 5 थे. हाँ ठीक है, देखो कुछ बच्चों को याद है, याद आया होगा आपको कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पढ़ा पढ़ा सा था. तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज में है कि जैसे हमारी इंडिया ने क्या कर रखा है, मैं कह सकता हूँ इंडिया 80% इसको फॉलो कर रही है. जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें कि गवर्नमेंट ने बोला 5 चीजें हम पे छोड़ दो, बाकी जो मना है करो. रेलवे पूरा गवर्नमेंट का है. अंबानी गए थे गवर्नमेंट से रेलवे के लिए मांगने, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी उनको रेलवे सेक्टर नहीं दिया गया. यानी गवर्नमेंट का दबदबा है हमारी कंट्री में. Each individual, whether consumer, producer or resource owner, is free to engage in any type of economic activity. जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो वहां पे कोई रोक टोक नहीं होती. जहां मन है वहां जाओ, जो मन है वो बनाओ, जो बेचो. A producer is free to set up any type of firm and produce goods and services of his choice. Freedom of economic choice. इसमें क्या है? All individuals are free to make their economic choices regarding consumption, work, production and exchange etc. कितना सामान बनाना है, कितना काम करना है, कितना प्रोडक्शन कराना है, कितना एक्सचेंज होना है, ये जो है ये सब इकोनॉमिक चॉइस फ्रीडम है. मतलब कि जैसे कि इंडिया में कुछ चीजों का रेट फिक्स है कि सिलेंडर का रेट इससे ऊपर नहीं जा सकता, मेडिसिन का रेट इससे ऊपर नहीं जा सकता, कुछ बेसिक नेसेसिटीज का इससे ऊपर नहीं जा सकता. ऐसा थोड़ी है कि मैं ब्रेड बनाना स्टार्ट करूंगा और मैं बोलूंगा क्योंकि मैं ब्रेड बना रहा हूं तो ब्रेड बेचूंगा 1000 रुपए की, या फिर मैं मैगी बना रहा हूं तो बेचूंगा 2000 रुपए की. जिसको खाना है खाए वरना ना खाए. ऐसा नहीं हो सकता. खाने पीने की बेसिक नेसेसिटी चीजों में मैं लूटपाट नहीं मचा सकता. लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है उसके पास इकोनॉमिक चॉइस है कितना कंज्यूम करें, कितना प्रोडक्शन करें और एक्सचेंज कितना रखें. मतलब प्राइस क्या चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, वो उनके ऊपर है. प्रॉफिट मोटिव, ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए, वेलफेयर के लिए नहीं है. Profit motive is driving force in a free enterprise economy and directs all economic activity. Desire for profit induces entrepreneurs to organize production so as to earn maximize profit. कह रहा है प्रॉफिट के पीछे सब भाग रहे हैं. ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल भी प्रॉफिट की वजह से रही है. सबका डिजायर, सबकी चाह क्या है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं,
वो क्या चाहते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना चाह रहे हैं। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लाइन याद रखनी है, कंज्यूमर किंग होता है। लोग वो बना के बेचेंगे जो कंज्यूमर चाहता है। कंज्यूमर सोवेरेनिटी मींस दैट द बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मैं फ्री हूं, गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी बना के बेचूंगा। मुझे वो बना के बेचना पड़ेगा जो डिमांड है मार्केट में। ऐसा मैं क्यों ही करूंगा कि मैं 2-3 लाख प्रोडक्ट बना के रख दूंगा जो बिकने ही नहीं है। कोविड के टाइम पे मैं मास्क बनाने की कंपनी स्टार्ट करता तो समझ में भी आता। अब मान लो मैं आज मास्क बनाने की एक एंटिटी स्टार्ट करता हूँ जो डेली 10 लाख मास्क बनाएगी, कहाँ बिकेंगे 10 लाख मास्क? तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म में कंज्यूमर क्या चाहता है। कंज्यूमर सोवेरेनिटी मींस दैट बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। Consumers have unbridled freedom to choose the goods and services which they would consume. कंज्यूमर को हम नहीं बता सकते कि तुम ये लो। कंज्यूमर पास फ्रीडम है कि वो चूज करेगी वो क्या लेगा। Therefore, producers have to produce goods and services which are preferred by the consumer. As a producer आपको वही बनाना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। इसके बाद में in other words, based on the purchase they make, consumer decide how the economy's limited resources are allocated. Ultimately, अगर हम कंज्यूमर की बात सुनेंगे, मतलब हम देखेंगे देश में लोग क्या खरीदते हैं और वही बनाएंगे, तो जो हम सामान यूज करेंगे रिसोर्स का, वो कंज्यूमर के लिए ही तो यूज हो रहा है। मतलब प्रोड्यूसर अपना मन नहीं चला रहा है, कंज्यूमर के ऊपर सब चल रहा है। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये प्रोड्यूसर की डिजायर पे डिपेंड है। तो क्या रिसोर्सेज यूज होंगे, इसका डिसीजन कंज्यूमर कर इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। अब भैया प्राइवेट सेक्टर है, कॉम्पिटिशन बहुत होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर क्या है? कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट भी है। अगर सिर्फ एक होगा, जैसे मान लो रेलवे है, मोनोपोली में हमने मोनोपोली वर्सेस परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा है मार्केट में, तो हमने उसके फायदे नुकसान पढ़े हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फायदा क्या होता है? कोई भी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस नहीं ले सकता। जैसे कि सब टमाटर 20 रुपए का बेच रहे हैं, तो आप आके 40 का नहीं बेच सकते कि हम खुद तोड़ के लाए हैं 40 का बेचेंगे। आपको मार्केट रेट पे बेचना पड़ेगा, यानी आप अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। यही तो फायदा है कॉम्पिटिशन का। लेकिन रेलवे जैसे टिकट 200 की बेचती है, अब वो चांस से 250 कर दे, तो आपको मजबूरी में 250 की लेनी पड़ेगी। तो कह रहा है कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स एफिशिएंट यूज करते हैं रिसोर्सेज का, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस पे देंगे। और आखिरी फीचर क्या है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। A purely capitalist economy is not centrally planned, controlled or regulated by government. गवर्नमेंट ना ही प्लानिंग कर पाएगी, ना ही थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएगी, ना ही रेगुलेट कर पाएगी। तीनों चार चीजें नहीं होंगी। इन दिस सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है। अब रतन टाटा जैसे लोग होंगे तो वो भलाई करना चाहेंगे, तो वो चैरिटी पे ध्यान देंगे। अगर कोई कंपनी ऐसी नहीं है तो वो नहीं करेगी चैरिटी। अच्छा, चैरिटी चैरिटी बोलना अच्छा नहीं लगता है, आपको एक वर्ड सीखना चाहिए, CSR। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर रखा है कि हर कंपनी को CSR करना है। CSR मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे तो आप लिख लीजिए। इसके बाद में हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम, ये मैं सेंड करूंगा, आप रीड करिएगा कि वो कैसे डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, और क्या क्या कंजम्पशन सेविंग करनी पड़ेगी।
ये रीडेबल है और बहुत बेसिक्स है, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी। अच्छा, कैपिटलिस्ट होने के फायदे क्या है? आप मनमौजी हो जाएंगे, जो आपका मन करेगा वो करेंगे, और प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिक है। आपको परेशान नहीं होना है कि हम क्या प्राइस रखें, मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस होगा वही रखेंगे। जो मोटिव है, मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमेशा प्रॉफिट आपको मोटिवेट रखेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होगी। किसी देश को सरकार चला रही है, हो सकता है वो अच्छे से ग्रो ना कर पाए, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल चला रहे हैं, तो वहां तरक्की बहुत जल्दी होगी। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। आप इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं। दिस इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर द कैपिटलिस्ट। एफिशिएंसी अच्छी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं लोगों को, कंज्यूमर्स का बेनिफिट होता है। जो भी लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेके आते हैं उनको इंसेंटिव मिलता है। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कार लेकर के आया टेस्ला सबसे पहले, तो उसको बहुत फायदा हुआ। एप्पल भी लेके आ रहा था, बट उसको रियलाइज हुआ कि उसका फायदा नहीं हो पाएगा, उसमें वो नहीं बना के बेच पाएगा, तो इसीलिए फिर उसने वो बैकअप कर लिया। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फिर से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पॉइंट इसमें लिखा है कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रिजर्व यानी जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ 6 राइट्स दे रखे हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, है ना। आर्टिकल 14 से लेकर के 27 29 तक ये राइट दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो कह रहे हैं जैसे राइट टू फ्रीडम है ना, आजादी, तो कैपिटलिस्ट में आजादी है, उनको राइट टू फ्रीडम सही में मिल रखा है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो मैंने आपको नेशनल इनकम में नहीं, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू अर्न करने के 2 रिसोर्सेज होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसमें हम लोगों ने नॉन टैक्स में देखा था, एक होता है स्पेशल असेसमेंट और एक होता है एनचीटमेंट। गवर्नमेंट कहती है अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा बेनामी प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो सारी चीजें इकोनॉमिक्स की लिंक होती हैं कहीं ना कहीं। तो अगर इंडिया में गवर्नमेंट ऐसा कर रही है लेकिन फॉरेन में नहीं कर रही है, वहां पे क्या है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपका जितना मन है आप उतनी प्रॉपर्टी खरीदिए, आपका जितना मन है आप उतना प्रिजर्व करके रखिए, ठीक है, आपका वो राइट है। लेकिन कहीं कहीं पे इंडिया में क्या है, मतलब कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि उसके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं, तो उनको जो है वो फ्रीडम नहीं मिलती है। देयरफॉर द पार्टिसिपेंट्स एंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेंस ऑफ इनिशिएटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको जरूर आप लोग याद करें। Capitalism rewards men of initiative, enterprise and punishes the imprudent and inefficient. कैपिटलिज्म में कह रहा है क्योंकि आप फ्री हैं तो जो नए नए इनिशिएटिव लेके आता है उसको तो बहुत फायदा होता है। जैसे जो पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आया, जो पहली बार इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन लेके आया, जो पहली बार टच वॉच लेकर के आया, इसके अलावा वो मतलब कुछ नए नए इंसेंट मतलब नए नए इनिशिएटिव लेके आया तो उनका तो फायदा होता है। वहीं पे जो लोग इम्प्रूडेंट होते हैं, इम्प्रूडेंट यानी
जो लोग मतलब पुराने ख्यालात वाले होते हैं, जो आगे समय के साथ अडाप्ट नहीं करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आते, उनको पनिश करता है, उनका बिजनेस उतना नहीं चल पाएगा, एक टाइम पे कम हो जाएगा। कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। कैपिटलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में होता है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, जहां पर सबका कहीं ना कहीं आप जो है वोट लें, मतलब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वोट किसका ले रहे हैं, वोट मतलब वोटिंग नहीं, यहाँ पे है कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, वो क्या चाह रहे हैं, तो हम सबकी पसंद का करना चाह रहे हैं, यानी उनको डेमोक्रेसी है, ठीक है, मतलब ज्यादा जो लोग चाह रहे हैं वो चीज होगी। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और लास्ट में फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैपिटलिज्म सेटअप encourages एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड इमरजेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्लास विलिंग टू टेक रिस्क। कह रहा है जो कैपिटलिस्ट सेटअप है वो ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो क्या है, जो रिस्क टेकर हैं, जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, जिनके अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। अब एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्रोनिम याद दिलाना चाहूंगा। मैंने पीलिंग ऑफ हॉर्स वर्ड बता रखा है कुछ बच्चों को, पीलिंग्स ऑफ हॉर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, आप अपने लेंथ को बढ़ाने के लिए ना ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं कि कैपिटल्स में एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर पास ये क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि कुछ क्वालिटी में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा, पैशन होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, ईगर टू लर्निंग होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, इनोवेटिव नेचर का होना चाहिए, ठीक है, और नेवर गिव अप होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, और इसके अलावा ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ऐसे करके टोटल जो है 15 क्वालिटीज होती हैं जो कि होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के पास में, ठीक है। तो ये तो खैर बीएसटी कॉमर्स का टॉपिक है, हमारे यहाँ का टॉपिक नहीं है। अच्छा, कैपिटलिज्म के कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि कैपिटलिज्म के नुकसान क्या क्या है। वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब एक बात सुनो, क्या आप सोच सकते हैं कि मुकेश अंबानी को टेंडर क्यों नहीं मिला रेलवे का? क्योंकि अगर अंबानी को टेंडर मिल जाएगा इन केस, तो वो क्या करेंगे कि रेलवेज में गार्ड्स, हो सकता है कि जैसे कि फॉरेन में आप देखेंगे ना, जापान वगैरह या फिर ऐसे कहीं पे, तो जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनके रेलवेज में ट्रेन में गार्ड्स होते हैं, टिकट टिकट प्रॉपर देख के अंदर जाने देंगे। और आई होप आपको पता होगा हमारी कंट्री में बहुत से लोग बिना टिकट के भी ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग स्टेशन पे ही जाके चादर डाल के सो जाते हैं, और बहुत से लोग जहाँ वो उसमें वॉशरूम का और टॉयलेटरी का वहां पे बना होता है, जहाँ पे डोर होता है, वहां पे भी बैठ जाते हैं। बुकिंग एक सीट की होती है लेकिन वहां पे दो दो लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में लटके हुए जा रहे होते हैं। तो यानी जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा करते हैं। गवर्नमेंट हमारी सोशल वेलफेयर के लिए है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा, वो कैसे ट्रैवल करेंगे, इसलिए वो उनको नहीं दे सकती है। वरना फिर वो अगर इसमें स्ट्रिक्टनेस ले आएंगे तो फिर लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में हर कोई अफोर्डेबल नहीं, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए कह रहा है कि अगर कैपिटलिज्म हो गया, हर चीज गवर्नमेंट से हट के प्राइवेट हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, इनइक्वालिटी होगी। सिर्फ जिसके पास पैसा है वही जीवन जी पाएगा सही से, बाकी सब गरीबी में रह जाएंगे। सोशल इनजस्टिस, फिर ह्यूमिलिटी बहुत होगी। जैसे गरीब लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है, बहुत चीजें देती है, अगर वो सब नहीं होगी तो बहुत हो सकता है कि खा भी ना पाए, क्योंकि राशन वगैरह सस्ता मिलता है, वो सब मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में सोशल इनजस्टिस होगा, ये डिसएडवांटेज है। इसके बाद में इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, सोसाइटी दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, एक रिच नोबल्स में और एक छोटे लोगों में। आपने अगर क्लास 9 की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उसमें आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रांस बहुत बुरी तरीके से दिक्कत में आया था। द रीजन वॉज, वहां की जो कंट्री थी उन्होंने 3 तरह से लोगों को बांट दिया था, नोबल्स, क्लर्जीमैन और फिर अदर पुअर पीपल। 3 सेक्शन कर दिए थे और तीनों में बहुत डिफरेंस था। ये ऊपर वाले टॉप फिर भी रहते थे, आखिरी वालों के साथ में बहुत खराब बिहेवियर होता था, उनका रहने का एरिया भी अलग होता था। तो फिर लोगों ने बहुत अपोज करा, ऐसी कंट्री तरक्की नहीं कर पाती है।
इसीलिए सोसाइटीज में इनइक्वालिटीज भी आ जाती हैं और सोसाइटी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। इसको आप लोग मार्क करिएगा, सोसाइटी स्प्लिट हो जाएगी, एक तरफ सारे रिच हो जाएंगे, एक तरफ सारे पुअर हो जाएंगे। और आपको पता है कि अमीर लोग बहुत कम होते हैं, गरीब लोग ज्यादा होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो कि इतना अच्छे से लिखा गया है कि सोसाइटी इकोनॉमिक्स कहती है कि सोसाइटी दो तरह से बढ़ जाएगी, एक जिनके पास है, एक जिनके पास नहीं है। तो इकोनॉमिक्स कहती है या तो तुम्हारे पास है या तो तुम्हारे पास नहीं है, बस हम दो ही चीजें देखेंगे, हैव्स हैव नॉट्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ खुद के पर्सनल फोन की, तो या तो तुम्हारे पास है तो नहीं है। खुद की पर्सनल व्हीकल की, तो वो या तो है या तो नहीं है। खुद का घर हो गया, मतलब कोई भी चीज, बस दो ही चीज हम देख लेंगे इकोनॉमी में, या तो तुम्हारे पास होगा या तो तुम्हारे पास नहीं होगा। इसके बाद में फिर अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। इसको देखो, कह रहा है प्रॉपर्टी राइट पे ज्यादा फोकस हो जाएगा और इंसानियत मर जाएगी। आज अगर इंडिया में किसी का रोड एक्सीडेंट होता है और वो गिरता है, मान लो मेरे सामने कोई गाड़ी से गिर गया, तो मैं उससे जाके ये नहीं पूछूंगा कितना कमाते हो, तुम 50,000 कमाते हो, लो भैया तुमको उठा दें। तुम कुछ नहीं कमाते हो, नहीं तुमको नहीं उठाएंगे। तो ऐसे नहीं देखा जाता है, मतलब कि इंसानियत को आगे रखते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमको सिखाता है। इसलिए हमारे संविधान में एक वर्ड यूज हुआ है फ्रैटर्निटी, जिसका मतलब होता है कॉमन ब्रदरहुड, जो आर्टिकल्स में है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के। वाई होगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो जाएगी तो वहां पे ह्यूमन को फिर ह्यूमन नहीं समझा जाएगा, फिर जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, बस उन्हीं को किंग माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से क्या होगा, बहुत सारी डिफरेंसेस आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी लोगों को, अनफेयरनेस हो जाएगा। वही बात है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इनके पास पैसा, उनको जाने को मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको नहीं करने को मिलेगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि कैपिटलिस्ट सेटअप क्या है, प्रॉफिट मोटिव। सिंपल सी बात है, आप ह्यूमन की भलाई क्यों नहीं देख रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट देखती है ना, आप तो प्रॉफिट देख रहे हैं क्योंकि। और इनकम इनइक्वालिटी, क्या सब लोग सेम इनकम कमाते हैं, नहीं। कह रहा है इनकम इनइक्वालिटी से क्या होता है, डिमांड हमें रियल नीड नहीं दिखाती सोसाइटी की। इसका मतलब मान लेते हैं मैं घर के पास वाली शॉप पे गया, ठीक है, और एक किसी बस्ती वाले एरिया के पास वाली शॉप पे गया। आप जब बस्ती वाले एरिया की शॉप पे जाएंगे ना, वहां पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बहुत हाई होगी, मतलब खुला हुआ नमक, खुला हुआ दाल चावल, ऐसी चीनी, ये सब चीजें। और अगर आप किसी सोसाइटी वाले स्टैंडर्ड जगह पे जाएंगे तो वहां पे पैक्ड मिल्क का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, ऐसी चीजें अवेलेबल होंगी। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटलिस्टिक में क्या होगा, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि उस देश की सोसाइटी के लोग एक्चुअली चाहते क्या हैं, रियल नीड्स क्या हैं उस देश की। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन, इसका मतलब होता है गलत यूज करना। इसका मैंने कॉमन एग्जाम्पल दे रखा है आपको ऑलरेडी, जैसे कि मान लेते हैं मैं किसी लेबर को उठा के लेके आया, मैंने बोला भैया मेरा रूम पेंट कर दीजिए, मैं आपको 500 रुपीज दूंगा। उसने पेंट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने उसको 450 दिए। मैंने कहा आपने सही से पेंट नहीं करा है, ब्रश के उसमें सिंबल्स दिख रहे हैं और आपने नीचे पेंट गिरा भी दिया फ्लोर पे मेरे, मुझे वो साफ करना पड़ेगा, मैं आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं दूंगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। तो अगर बड़े अमीर लोग बहुत ज्यादा होंगे किसी सोसाइटी में, तो वो गरीब छोटे छोटे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ये कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही फिर आराम हो से कॉमन हो जाएगा। वेरी ऑफन दिस लीड्स टू स्ट्राइक्स एंड ऐसा होगा। इसका मतलब फिर वही है
कि जब लेबर का बहुत ज्यादा होगा गलत यूज, तो एक टाइम पे फिर पानी सर के ऊपर जाएगा और फिर वो स्ट्राइक करेंगे, लॉकआउट करेंगे, धंधा और कंपनी वगैरह सब बंद करके बैठ जाएंगे। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एक या दो एम्प्लॉय मेरे अगेंस्ट खड़े होंगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, दिस मेक्स वर्कर मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है जब आप बेसिक चीजें भी नहीं अफोर्ड कर पाए। कोई गरीब व्यक्ति है, आपने उसके साथ गलत करा, उसको उसकी मेहनत का पैसा नहीं दिया, उसने जब उसके अगेंस्ट आवाज उठाई तो अपने नौकरी से ही निकाल दिया, तो उसी का लॉस हुआ ना। उसको जो 6-7 हजार अभी मिल भी रहे थे 10 की जगह, अब वो भी नहीं मिलेंगे। जो बेसिक नीड्स हैं उसकी, क्लॉथ, फूड, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। और ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे उसको, वल्नरेबल। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या था, अभी ऊपर पढ़ा था कि कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर किंग है। कैपिटलिस्ट में हम क्या बनाते हैं, जो कंज्यूमर चाहता है। बेटा मुझे बस 5 मिनट्स और दो, मैं कंपाइल ही कर रहा हूं। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। मिथ मतलब क्या है, मिथ का मतलब होता है भ्रम। देखो बुक ने पहले आपसे बोला कि कैपिटलिस्ट में राजा जो है वो कंज्यूमर होता है, और फिर आगे कह रही है कि कंज्यूमर राजा होता है, ये भ्रम है आपका। ठीक है, जैसे कभी पेरेंट्स आपके कहते होंगे कि आप बिल्कुल एकदम राजा बेटा हैं, तो ये एक मिथ है, मतलब आप नहीं हैं। कंज्यूमर्स ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कभी कभी जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। मैं किसी शॉप पे शर्ट लेने गया, मैंने कहा शर्ट अच्छी तो है ना, धुलाई में निकलेगी तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये शॉप आप ही की है, अगर जरा सा भी कलर निकल जाए तो आप वापस ले आइएगा। जब कलर निकला मैं वापस गया, तो या तो वो ऐसा फॉल्स क्लेम करे कि आपने मेरा ऐसा खरीदा ही नहीं है, या फिर मुझे वो अपनी दुकान पे पोस्टर दिखा दें कि बिका हुआ सामान यहाँ पे वापस नहीं लिया जाता है। तो ये क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। तो कहीं कहीं पे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके बाद में दिस इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज रिसोर्सेज विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गवर्नमेंट, ठीक है, और तुम्हें मतलब जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा था कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जब तुम मेडिसिन मेडिसिन बनाते हो, तुमने 150 रुपए की मेडिसिन बनाई, तो गवर्नमेंट कहती 150 की मत बेचना, मेरे देश के लोग गरीब हैं, 120 की बेचना, जो 30 रुपीज कम पड़ रहा है वो हमसे लो। गवर्नमेंट सब्सिडी देती ताकि लोगों के लिए सस्ता हो जाए। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, तो तुम 150 की जगह तुम 200 250 चार्ज करोगे। जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनकी डेथ ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो रिसोर्सेज का गलत यूज होगा, क्योंकि फिर हर इंसान ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या बनाएगा, सिर्फ लग्जरी गुड्स। ठीक है, और सस्ते वाले लेस वेज गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट ही नहीं है। तो हो सकता है तुम एक टाइम बाद में स्मॉल पेन बनाना बंद कर दो, तुम सिर्फ पार्कर के पेन बनाओ। तुम सोचो क्यों मैं 3-3 5-5 रुपए का लिंक स्टार बेचूं, उसमें प्रॉफिट ही नहीं होता है। तो ऐसी चीजें होने लगेंगी। लेस मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस्ड। मेरिट गुड पता है क्या होता है, जिससे सोसाइटी का भला हो। ठीक है, एजुकेशन सस्ती है, पढ़ाई करने के लिए कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता है। एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप ज्ञान ले रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फिर ऐसे में डिबेट करेंगे कि स्कूल की फीस जाती है, ट्यूशन की फीस जाती है, तो वो आप सर्विसेज का, और जो पर्सन आपको ये सर्विसेज दे रहा है उसके लेबर के एफर्ट्स का, आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। आप नॉलेज नहीं खरीद रहे हैं। नॉलेज और एजुकेशन ये पहले भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही यहाँ पे कह रहा है
कुछ लोग वो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन बना रखा है। राइट टू एजुकेशन में कहा जाता है कि 14 इयर्स तक के बच्चे को कंपल्सरीली पढ़ना है। अगर किसी बच्चे को पाया गया कि वो पढ़ नहीं रहा है और उससे पूछा गया क्या आप पढ़ना चाहते हो, और उसने बोल दिया हाँ पढ़ना चाहते हैं बट हमारे पेरेंट्स हमें नहीं पढ़ने देते हैं या फिर हमसे भी मंगवाते हैं ऐसा कुछ, तो उनको 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। 14 इयर्स तक के बच्चे को कोई भी पढ़ने से नहीं रोक सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। अगर आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है या पेरेंट्स कहेंगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप फ्री पे पढ़ा सकते हैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल एमडीएम भी देती है, यानी दोपहर का खाना मिड डे मील वहीं खिलाती है। तो ये चीजें कहां पर है? ये चीजें सोशलिस्ट में है, कैपिटलिस्ट में नहीं है। ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज वेरी कॉमन। क्या कैपिटलिज्म में क्या होगा? कभी कभी ज्यादा सामान बन जाएगा, कभी लोगों को निकाल दिया जाएगा, कभी कभी इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का गलत यूज होगा, मोनोपोली क्रिएट होगी, और इसके अलावा क्या है, मटीरियल एज कॉन्स्पिक्यूअस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कॉन्स्पिक्यूअस समझते हैं? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है, मैं आपको दिखा रहा है, एक सेकेंड। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है फालतू की चीजें जो कि बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट है। एक बैलेंस यागा का ट्रैश बैग आता है, ये देखिए आप, ये कूड़ा फेंकने वाला बैग है जो कि अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इस एक बैग का प्राइस 1.4 से 1.54 लाख है। आप बस एक बार कूड़ा डाल के इसको फेंक देंगे। तो ये ऐसे आइटम्स क्या हैं? ये कॉन्स्पिक्यूअस हैं, फालतू के, बेफिजूल के, कॉस्टली आइटम जो कि अमीर ज्यादा खरीदना चाहते हैं। और अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो फिर कंट्रीज ऐसा ही समन बनाएंगी। इसके बाद में सोशलिस्ट इकोनॉमी आती है। एक मिनट, बस खत्म ही है 2 पेज में, देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा, आपको 2 नाम याद रखने हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। अगर आपको फ्रेडरिक एंजल्स से नाम नहीं याद आ रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। डिमांड चैप्टर में पढ़ाया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 3 तरह के गुड्स होते हैं और उनको इस तरह के ग्राफ में प्लॉट करा था। इस ग्राफ को हम बोलते थे एंजल्स कर्व। जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद है उनके लिए इंडिकेशन है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर के 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने सोशलिस्ट वर्ड का रेफरेंस लिया था। इन दिस इकोनॉमी, उन्होंने कहा मटेरियल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा। ये पूरी होल कम्युनिटी जो है प्रोडक्शन की, ये स्टेट ओन करता है। अब स्टेट मतलब स्टैट्यूट, और यू कैन कॉल इट गवर्नमेंट। इकोनॉमिस्ट में गवर्नमेंट को स्टेट कहा जाता है। ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान।
गवर्नमेंट जब भी कुछ बनाती है ना, केक तो अपने देश के सभी लोग के लिए बनाती है। वो चाहती है सभी में बटे, उसका फ्रूट, उसका फल सभी को मिले, ऑल मेंबर्स। ठीक है, इसलिए वो इक्वल राइट्स रखती है। फॉरेन में जनरली स्कूल ड्रेस नहीं होती है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल ड्रेस कंपलसरी है। पता है आपको क्यों? ताकि वहां पे लोग ड्रेसिंग सेंस से अपनी रिचनेस और पुअरनेस ना डिपिक्ट करें। ऑल आर इक्वल इन एजुकेशन, सब सेम यूनिफॉर्म इसलिए पहन के आते हैं ताकि सब में इक्वालिटी मेंटेन रहे। वरना फिर कोई नाइकी के शूज पहन के आएगा, कोई सिर्फ चप्पल में ही स्कूल आ जाएगा। आज सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी। इसके दो नाम है, देखिए इसके दो नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी जिस इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसको हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठ के इन सबको प्लान कर रही है। यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे? जैसे गवर्नमेंट चाहेगी, जैसे अथॉरिटी मेंटेन करेगी, अथॉरिटी के मैंडेट के हिसाब से यूज होगा, जैसे मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई काम करेंगी। यहाँ पे वो काम नहीं होगा, यहाँ पे फ्री नेचर नहीं है कि डिमांड सप्लाई की फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो मार्केट फोर्सेस हैव नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आएगा, इनका मैक्सिमम क्या है? वेलफेयर एम है। कैपिटलिस्ट का क्या था? प्रॉफिट मोटिव। इसके बाद में कलेक्टिव ओनरशिप, मोस्टली चीजों की ओनरशिप गवर्नमेंट होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, और कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होता है। मैं नहीं बता सकता गवर्नमेंट को कि आप शुगर बना के बेचिए, कि आप ये बेचिए, आप नाइकी जैसे शूज बेचिए। वो सिर्फ वही सामान बना के बेचेगी जो बेसिक नेसेसरी के हैं और सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको आप अंदर रीड करेंगे, बहुत इजी सा है। कलेक्टिव ओनरशिप है, एसेट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स, ट्रेडिंग फर्म, ये प्राइवेट हैंड्स में है। छोटी छोटी दुकानें जो है प्राइवेट वालों के पास होती है, लेकिन बाकी सब ओनरशिप सोशल पे होता है, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, पैसा भी आता रहे, देश भी चलता रहे। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, ऐसे कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको काम ही होता है प्लानिंग करना देश के लिए, देश की इकोनॉमी को अचीव करना। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके बाद में द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एटसेट्रा टू बी टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। चारों सेंट्रल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कंज्यूमर चॉइस नहीं कर सकता, जो रेंज ऑफ चॉइस है वो लिमिटेड है, इंडिविजुअल फ्री नहीं है। राइट टू वर्क इज गारंटीड, बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल प्लानिंग। देखो, काम तो मिल जाएगा लेकिन आप अपने मन का काम नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट प्लान होगा आपको वैसा ही काम मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट और ऐसे कई चैप्टर्स पढ़ रखे हैं गवर्नमेंट बजट, तो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में भी है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, किसी के साथ में भी गलत काम ना हो। उसके बाद मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। आप फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जब जाएंगे ना तो चार्टर में 3 चीजें बताई गई हैं। एक बार कभी कभी प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से, कभी कभी प्राइस डिटरमाइन होता है गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल बैंक के थ्रू या आरबीआई बोल लीजिए आप, और कभी कभी क्या होता है, मिक्स्ड होता है। पहले डिमांड सप्लाई की फोर्सेस काम करती हैं, फिर इंटरवेंशन करने आरबीआई आती है। तो इसका फ्लोटिंग, फिक्स्ड और डर्टी सिस्टम करके नाम है। सेम ही चीज यहां बताई जा रही है, बस थोड़ा सा नाम डिफरेंट होगा। यहाँ पे कह रहा है प्राइस मैकेनिज्म का काम नहीं है, यानी डिमांड सप्लाई की फोर्सेस काम नहीं करती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ये सोशलिस्ट है। Productive resources is done according to a predetermined plan. The price mechanism as such does not influence these decisions. कह रहा है डिमांड और सप्लाई बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है
कि गवर्नमेंट प्राइस क्या रखेगी। गवर्नमेंट इन्फर्मेरी में आप जाइए या गवर्नमेंट फार्मेसी में आप जाइए, आपको पैरासीटामोल का जो एक पूरा वो होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो एक पत्ता होता है मेडिसिन का पूरा, जिसमें 8 से 10 टेबलेट्स होंगी, ये आपको 7.5 रुपीज का मिल जाएगा अप्रोक्स। वहीं आप किसी प्राइवेट दुकान पे जाइए, आपको 25 तक का वो चार्ज कर लेंगे, अगर आप डोलो या पैरासीटामोल या फिर ऐसे कारपोल वगैरह लेने जाएं, ये इसकी कॉमन नाम है। तो ये आपको 7.5 की जगह 25 तक का चार्ज करेंगे, अलग अलग ब्रांड कंपनी से आपको देंगे। तो वही यहाँ पे है कि ऐसा प्राइस मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है। गवर्नमेंट को कोई नहीं बता सकता कि उसको प्राइस क्या रखना है। गवर्नमेंट वो प्राइस रखेगी जो उसको सही लगेगा, एज इट मे डीम फिट। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, गवर्नमेंट वो प्राइस रखेगी जो उसको सही लगेगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, प्राइस मैकेनिज्म लूजेस इट्स प्रीडोमिनेंट रोल इन इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है नहीं, तो प्रॉफिट को देख के प्राइस डिसीजन नहीं दिए जाएंगे। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, गवर्नमेंट से कोई कंपटीशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कह रहा है अर्स्ट वाइल यूएसएसआर। व्हाट इज अर्स्ट वाइल? अर्स्ट वाइल यानी जो पहले एग्जिस्ट करता था, आज के टाइम पे नहीं है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म आप देखिएगा, यूनियन सोवियत संघ रशिया। आई होप आपने न्यूज में नाम भी सुन रखा होगा। तो ये पहले एग्जिस्ट करता था, आज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं पहले वाला हिंदुस्तान, हम लोग उसको इंग्लिश में अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं इनकम टैक्स में। अनडिवाइडेड इंडिया में क्या क्या आता है? अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1850s ये तीनों ही हिंदुस्तान का पार्ट थे। तो मैं इसको अर्स्टवाइल इंडिया भी बोल सकता हूँ। अर्स्टवाइल यानी जो पहले एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पे कह रहा है अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो पहली यूनियन सोवियत संघ रशिया था, वो पूरी सोशलिस्ट का एग्जांपल है। वहां पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती कंट्री। ये 1970 से 1990 तक थी। इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में लिख के आना है कि सोशलिस्ट कंट्री आज के टाइम पे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो प्योरली सोशलिस्ट हो। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड्स वियतनाम, अभी थोड़े थोड़े गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। वियतनाम, चाइना, क्यूबा। क्यूबा को ना जनरल नॉलेज में बोल ऑफ शुगर भी कहते हैं, सबसे ज्यादा शुगर यहाँ प्रोड्यूस होती है। मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, क्या फायदे हैं गवर्नमेंट होने के? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इकोनॉमी को सोशल जस्टिस रहेगा, बैलेंस डेवलपमेंट होगा सबका, एफिशिएंट यूज होगा रिसोर्सेज का, प्लान्ड इकोनॉमी है, बेटर या बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, कंपटीशन नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो सब कॉपरेट करके चलेंगे, राइट टू वर्क रहेगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज, भारत सरकार ने एक मिनिमम वेजेस एक्ट बना रखा है। ये सिर्फ इसीलिए बना है ताकि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। गिरी सी गिरी हालत में भी आपको उनको इतना पैसा देना पड़ेगा। ये लॉ मैंने थोड़ा पढ़ा रखा है, इसमें कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं कि अगर आप किसी से काम कराते हैं तो आप उसको मिनिमम 10 दिन में एक बार तो हॉलिडे देनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार गरीब लोगों का लोग गलत यूज करके उनसे पूरे हो सकता है 30 दिन काम करा लें। जैसे आपके यहाँ अगर कोई काम करने वाली या फिर काम करने वाला कोई पर्सन आता है घर पे, सो आई डोंट थिंक कि वो संडे छुट्टी करते होंगे, वो महीने में 1 या 2 लीव लेते होंगे शायद, पूरे थ्रू आउट द मंथ आते होंगे। तो वो आपके घर में आके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ बना रखा है कि 10 दिन बाद उनको एक संडे मिलना चाहिए, मतलब एक छुट्टी का दिन मिलना चाहिए, और वो छुट्टी का दिन पूरे 24 आवर्स का होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि आज मैंने 1 बजे छुट्टी करी आपकी और फिर रात में आज ही मैंने आपको 11 बजे बुला लिया कि मिल तो गया दिन, तो उस दिन के 1 बजे से अगले दिन के 1 बजे तक का लीव होना चाहिए।
और ये सब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जाता है। तो अल्टीमेटली आपको वर्क मिलेगा और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, आपका गलत यूज नहीं होगा। सोशलिज्म में जो लेबरर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनका प्रोटेक्शन होता है, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाता है। दिस प्रोविजन इज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, इससे सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और सिटीजन को सिक्योर फील होता है। आप घर के साथ ऐसे देशों में जी सकते हैं। नुकसान क्या है इसका? ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी, डिलेज, करप्शन, रेड टेपिज्म और फेवरेटिज्म। ये बहुत ही बड़े बड़े वर्ड है जिनको समझने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता कम है। मतलब रेड टेपिज्म वगैरह अभी आपको नहीं समझ में आएगा, करप्शन वगैरह तो आपने सुन रखा होगा। मैं इसके डिस्कशन पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, आईएएस पीसीएस बनो। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। कह रहा है अगर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया तो ऐसे में क्या होगा, फिर गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज क्या है, करप्शन कर सकते हैं। मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गया तो उसने मुझसे कहा कि 2000 रुपए दो, मैंने कहा नहीं दूंगा, तो उसने कहा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ऐसे में क्या है, ये सब चीजें हो सकती हैं। इट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए तो अंबानी जैसे बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर पाएंगे। पहले अंबानी अडानी नहीं ग्रो कर पाए, क्यों? क्योंकि 1990 से पहले रिस्ट्रिक्शन बहुत थे। शायद कुछ कुछ बच्चों ने पढ़ा रखा है 11 में मुझसे, तो उनको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन थे कि आप एक बार शिप से इतना ही सामान बेच सकते हैं, आपका इतना ही सामान इंपोर्ट होकर आ सकता है, आप दुकान इतना ही आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे के लिए आपको लाइसेंस और परमिशन लेना पड़ेगा, और बहुत हैवी हैवी टैरिफ और टैक्सेस लगते थे। तो फ्रीडम नहीं थी लोगों को, बेसिक राइट्स छीन लेते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के। इसलिए बस मैं एक चीज लिखूंगा, जैसे कि एस चीट। अगर आपके पास ज्यादा हवेली है या फिर घर वगैरह है तो गवर्नमेंट कहती इतने घर का क्या करोगे, एक दो हमें भी दे दो रहने के लिए। और एक होता है स्पेशल असेसमेंट। अगर गवर्नमेंट के किसी कंस्ट्रक्शन वर्क से आपके घर की वैल्यू बढ़ गई है तो गवर्नमेंट कहती है हमको पैसा चाहिए, पैसा। इट विल प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट। यही फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि डिमांड सप्लाई फोर्सेस काम नहीं करती हैं, स्टेट मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। जैसे बोला कि रेलवे अपनी मनमानी कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा था कि मनमानी तो करता है बट एक सब्सटैंशियल डिग्री तक। अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर्स हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। कंज्यूमर्स को चॉइस नहीं है। अगर मैं गरीब व्यक्ति हूँ और सरकारी दवाखाने में गया हूँ तो मेरे पास चॉइस नहीं है। जो पैरासीटामोल मुझे 7.5 रुपए की मिल रही है मुझे वही लेनी पड़ेगी। मैं उनसे नहीं बोल सकता दूसरी ब्रांड की दीजिए या तीसरी कंपनी की दीजिए। नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी। सरकारी में आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी काम नहीं मिलता है। मान लेते हैं कि अभी इंडिया में 3 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो समवॉट उनकी सैलरी सेम होगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में सबकी सैलरी सेम नहीं होती है। डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज। आपकी एबिलिटी, स्किल और नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है आपकी सैलरी, कि आप कितना कमा सकते हैं। इसके बाद में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें क्या होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। जल्दी से देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम डिपेंड्स ऑन द बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट कैपिटलिस्ट वाली और गवर्नमेंट। देयरफॉर इज मिक्स्ड इकोनॉमी नेचर। मिक्स्ड इकोनॉमी में एम क्या होता है, दोनों का डेवलपमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट वालों का भी। Vast economic development of England and USA is due to private enterprise. At the same time, it is noticed that private property, profit motive, and self-interest of the market economy may not promote the interests of the community as a whole, and as such, the government should remove the defects of private enterprise. For the purpose, the government itself must run important and selected industries and eliminate the free play of the profit motive and self-interest. क्या बोला गया इसमें? इसमें कहा गया है जैसे इंग्लैंड और यूएसए है, पहले उनको प्राइवेट लोग के हाथ में दे दिया गया,
तो उससे क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से डेवलप कर गई। फिर जब ज्यादा बदतमीजी होने लगी तो गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ा समाज के कुछ बुरे तत्वों को हटाने के लिए, इस एलिमिनेशन के लिए और प्रॉफिट मोटिव और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, देश के लोगों की भलाई देखते हुए। तो ये कहीं ना कहीं मिस इकोनॉमी का पोर्शन था। कोई एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, ये पहला फीचर है, सिंपल से आप रीड करेंगे समझ में आएगा। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन द सेक्टर मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे हमारी कंट्री इंडिया इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे अडानी और अंबानी भी काम करते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट के भी सेक्टर्स काम करते हैं जो कि प्राइमरी प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेटअप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। प्रॉफिट कमाने नहीं है, वेलफेयर के लिए है, यानी कि कंबाइंड सेक्टर। कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिसको हम बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक दोनों मिक्स होकर काम करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम भी है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी काम करता है, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। कंज्यूमर यहाँ पे किंग है, जहां जो सॉवरेनिटी है वहां किंग आना चाहिए माइंड में, लेकिन आप सॉवरेनिटी लिख के आएंगे, किंग नहीं। एंटरप्राइज को एनकरेज करता है रिस्क लेने के लिए, नए नए फाउंडर्स आते हैं, जैसे बोट कंपनी खड़ी हुई और भी ऐसे कुछ कंपनीज खड़ी हुई। इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है देश का, प्लान को प्रायोरिटी दिया जाता है। हमारा देश हर साल गवर्नमेंट बजट बनाता है, देश में हाईवे मेट्रो बनती हैं। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी पे ध्यान देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। मैंने अभी मिनिमम वेजेस एक्ट बताया था आपको। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के डिसएडवांटेजेस कहीं ना कहीं थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ सामान बना के बेचता है और लेबर के लॉस को रेगुलेट करता है। यहां पर आप लिख के आ सकते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट का एग्जांपल, मिनिमम वेजेस एक्ट। बेस इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ। अभी सुनने में अच्छा लग रहा था कि दोनों के एडवांटेजेस आ गए, लेकिन हर अच्छी सुनने वाली चीज अच्छी नहीं होती है, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। कभी कभी गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल कर लेती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर भी परेशान हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। कभी कभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिस्पैरिटी नहीं हो पाती है, दोनों बैलेंस नहीं हो पाते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्राइवेट सेक्टर कभी कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो जाए, जिससे कैपिटलिज्म के डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।